12 अक्टूबर 1972 एक फ्लाइट उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो से उड़ान भरती है। इस प्लेन में रग्बी के कुछ खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 45 लोग सफर कर रहे थे। ये फ्लाइट इन सभी यात्रियों को चिली की राजधानी सैंटियागो एक रग्बी मैच के लिए ले जा रही थी। सफर सिर्फ 3 घंटों का होने वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया आज तक नहीं भूल पाई है। नमस्ते एवरीवन, विजन की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, उड़ान के कुछ समय बाद ये प्लेन अभी अर्जेंटीना पहुंचा ही था और मौसम खराब होने लगा था। पायलट्स ने तय किया कि आज रात वो अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में ही प्लेन को लैंड कराकर मौसम के ठीक होने का इंतजार करेंगे और मौसम के ठीक होने के बाद ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हालांकि खराब मौसम में प्लेन आराम से उड़ान भर सकता है, लेकिन इस प्लेन का रूट काफी खतरनाक होने वाला था। इस रूट के बीच एंडीज माउंटेन रेंज पाई जाती है। साउथ अमेरिका में स्थित एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ियां हैं और हिमालय की पहाड़ियों के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यही पाई जाती हैं। इसलिए खराब मौसम में इनके ऊपर से उड़ान भरना खतरे से खाली नहीं था। 12 अक्टूबर की रात मेंडोजा शहर में गुजारने के बाद अगले दिन 13 अक्टूबर को फ्लाइट 571 एक बार फिर से उड़ान भरती है। एंडीज माउंटेन्स की 15,000 फुट की पहाड़ियों को पार करने के लिए प्लेन को उनसे ऊंची हाइट गेन करनी होगी। इसलिए पायलट्स कुछ समय तक मेंडोजा के साउथ में ही प्लेन को फ्लाई करते हैं ताकि 15,000 फुट से ऊपर प्लेन को पहुंचा सकें। फ्लाइट 571 के पायलट्स इस रूट पर 50 से ज्यादा बार फ्लाइट कंप्लीट कर चुके थे, इसलिए उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। अगले 1 घंटे का सफर काफी सुहाना रहता है और सभी पैसेंजर आपस में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक से काफी घने बादल प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पायलट्स का व्यू पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। पायलट्स तुरंत कंट्रोल टावर से कनेक्ट करते हैं और अपनी करंट सिचुएशन के बारे में उन्हें बताते हैं। कंट्रोल टावर के रडार की मदद से कैप्टन को सभी निर्देश देने लगते हैं और प्लेन इन घने बादलों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक फ्लाइट 571 कंट्रोल टावर के रडार से गायब हो जाती है। यह बात सभी को सामान्य लगी क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ों के बीच रडार के सिग्नल्स काफी कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद दोनों पायलट्स को अपने एक्सपीरियंस के दम पर आगे बढ़ना था, इसलिए को पायलट डेड रिकॉर्डिंग टेक्निक की मदद से अपनी करंट लोकेशन का पता लगाता है। को पायलट्स की कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें लगता है कि वो एंडीज माउंटेन्स को पार कर चुके हैं और फिलहाल चिली के क्यूरिको शहर के ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो अभी भी एंडीज के प्लांचोन पास को ही क्रॉस कर रहे थे। कैप्टन कंट्रोल टावर से परमिशन लेकर प्लेन की हाइट को धीरे धीरे कम करने लगते हैं। इस बीच प्लेन में बैठे लोगों को टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ा। पायलट्स आगे का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। एक विशालकाय पहाड़ उनका रास्ता रोके खड़ा था। कैप्टन समझ गया कि वो अभी भी एंडीज माउंटेन्स के रेंज में ही हैं और को पायलट ने लोकेशन कैलकुलेट करने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। पायलट्स अपनी जान लगा देते हैं ताकि किसी तरह उनका प्लेन पहाड़ के ऊपर से निकल जाए, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। लाख कोशिशों के बावजूद प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ की चोटी से टकरा जाता है और प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। आगे का बचा हुआ हिस्सा बर्फ पर स्लाइड करते हुए कुछ दूर जाकर रुक जाता है। इस क्रैश में दोनों पायलट्स को मिलाकर कुल 12 लोग मारे जा चुके थे। इतने बड़े क्रैश के बावजूद अभी भी पूरे 33 लोग जिंदा थे, जिनमें से कुछ घायल भी थे। अगर आपको लगता है इन सर्वाइवर्स के साथ इससे बुरा क्या हो सकता है, तो आप पूरी तरह गलत हैं। इस दर्दनाक सर्वाइवल स्टोरी की यह तो बस शुरुआत है। जब ये लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही नजर आते हैं। ये सभी लोग लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर फंस चुके थे, जहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सभी लोग मिलकर मारे गए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को दफना देते हैं। अथॉरिटीज को जब फ्लाइट 571 के क्रैश होने की खबर मिलती है तो ये बिना कोई समय गवाए सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। शुरुआत में चिली की अथॉरिटी 4 प्लेन्स को सर्च ऑपरेशन में लगाती है। शाम से लेकर रात तक ये प्लेन सर्वाइवर्स की खोज में पहाड़ों के ऊपर उड़ते रहते हैं, पर दुर्भाग्यवश इनके हाथ कुछ नहीं लगता। 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना और यूरुग्वे भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। इस जॉइंट ऑपरेशन में अब कुल मिलाकर 11 प्लेन सर्वाइवर्स की खोज में पूरा दिन उड़ान भरते हैं। फ्लाइट 571 अपने प्लान रूट से 80 किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हुआ था और प्लेन सफेद रंग होने की वजह से रेस्क्यूअर्स इसे स्पॉट नहीं कर पा रहे थे। रेस्क्यू प्लेन्स कई बार सर्वाइवर्स के ऊपर से गुजर चुके थे। लोग चिल्ला चिल्ला कर उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी रेस्क्यू प्लेन्स की नज़र उन पर नहीं पड़ी। उस रात सभी सर्वाइवर्स एक दूसरे से चिपक कर किसी तरह रात गुजारने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह 5 लोग और मारे जाते हैं क्योंकि ये लोग इस जानलेवा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। एक लिपस्टिक की मदद से इन लोगों ने प्लेन की बॉडी पर SOS का साइन बना दिया, लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीम इन्हें नहीं ढूंढ पाई। ये सर्च ऑपरेशन पूरे 8 दिनों तक चला
और जब अथॉरिटीज के हाथ कोई सुराग नहीं लगा तो 21 अक्टूबर को ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया और सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया। उनके हिसाब से कोई भी इंसान 8 दिनों तक बिना किसी सप्लाई के इन पहाड़ पर जिंदा नहीं बच सकता। इस बात से अनजान सभी सर्वाइवर्स प्लेन की रेडियो पर अथॉरिटीज को संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उनका रेडियो एक न्यूज़ चैनल पर ट्यून हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें ढूंढने के लिए चलाए जाने वाला सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। यह सुनकर कई लोग रोने लगते हैं और कुछ लोग अपने भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन फिर भी जिंदा रहने के लिए उनसे जो बन पाया उन्होंने किया। ठंड से बचने के लिए उन्होंने प्लेन के टूटे हिस्से को लगेज और जहाज के मलबे से कवर कर दिया। सीट के कवर का इस्तेमाल उन्होंने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए किया और सीट के कुशन से उन्होंने अपने लिए जूते बना लिए ताकि वो बर्फ पर आसानी से चल सकें। फिर उन्होंने प्लेन में मौजूद खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा किया और कुछ दिनों तक सभी लोग उसे बराबर बांटते रहे। खाने की मात्रा काफ़ी कम होने की वजह से उनकी भूख तो शांत नहीं होती, लेकिन यह किसी तरह उन्हें जिंदा रखी थी। क्रैश के 11वें दिन तक खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वो लोग ऐसी जगह फंसे थे जहाँ दूर दूर तक बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं था। काफ़ी दिनों तक खाना ना मिलने की वजह से सर्वाइवर्स का वजन लगभग आधा हो गया और उनका यूरिन भी काले रंग का आने लगा। भूख से परेशान कुछ लोगों ने सीट में लगे लेदर और कॉटन को खाना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा करने की वजह से वो बीमार हो गए। कुछ लोगों से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को खाने का फैसला किया। सिर्फ 2 लोग बॉडीज से खाने लायक मीट को काट कर लाते हैं और किसी को नहीं बताया जाता कि वो मीट खा रहे हैं और यह किसकी डेड बॉडी का है। शुरू में कुछ लोगों ने इसे खाने से मना कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद वो भी डेड बॉडीज को खाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप इनकी जगह होते तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते? 29 अक्टूबर की रात जब सभी सर्वाइवर्स सो रहे थे तभी एक एवलॉन्च आता है और प्लेन में अंदर तक बर्फ भर जाती है। इस बर्फ में दबकर 9 लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ 19 सर्वाइवर्स बचते हैं। डेड बॉडीज को खाकर इन लोगों ने किसी तरह 60 दिन गुजार दिए, लेकिन यह कोई समाधान नहीं था क्योंकि एक ना एक दिन यह डेड बॉडीज भी खत्म हो जाएगी। 12 दिसंबर 1972 3 सर्वाइवर्स ने फैसला किया कि वो इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई करेंगे, इस उम्मीद में कि शायद ऊपर उन्हें कोई गांव नजर आ जाए जहां जाकर वो मदद ला सके। सर्वाइवर्स में से 3 सबसे ज्यादा फिट लोग इस काम के लिए तैयार हुए थे, जिनके नाम थे पराडो, कैनिसा और विंजेटीन। इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में चढ़ाई करने के लिए इन लोगों के पास कोई भी गियर्स नहीं थे, इसलिए इन तीनों हाइकर्स के लिए जहाज में मौजूदा सामान से स्लीपिंग बैग्स बनाए गए और सीट की लेदर से जैकेट बनाई गई। उस समय जितना भी खाना इन लोगों के पास अवेलेबल था उन्होंने वो सारा तीनों हाइकर्स को दे दिया। ये तीनों बड़ी उम्मीद से पहाड़ पर चढ़ाई करने लगे, लेकिन 3 दिन बाद जब ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे यह हताश हो गए। जहाँ तक भी नजर जा रही थी सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही नजर आ रहे थे। पराडो का मानना था कि वापस जाने में कोई भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए वह अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, जिसमें उसका साथ कैनिसा भी देता है। विंजेटिन अपना सारा खाना पीना इन दोनों को सौंप कर वापस नीचे चला जाता है। अगले 10 दिनों तक पराडो और कैनिसा एक के बाद एक सभी बर्फीले पहाड़ों को पार करते रहे। इस बीच दोनों ने 81 किलोमीटर की दूरी तय की। आखिरकार इन दोनों की मेहनत रंग लाई। दोनों एक वैली में पहुंचे जहां दूर दूर तक हरियाली थी। नीचे उतरकर दोनों एक नदी से पानी पीने लगते हैं। तभी नदी की दूसरी तरफ इन्हें एक घुड़सवार दिखाई देता है जो इनकी खराब हालत देखकर हैरान था। पराडो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन घुड़सवार को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर घुड़सवार एक पेपर और पेन को पत्थर में लपेटकर उनकी तरफ फेंकता है। पराडो और कैनिसा ने पेपर पर पूरी कहानी लिख दी। लेटर को पढ़ते ही घुड़सवार लेटर को चिली की अथॉरिटीज के पास ले गया और उन्होंने पराडो और कैनिसा को रेस्क्यू कर उनका इलाज कराया। 22 दिसंबर 1972 को चिली की अथॉरिटीज ने पराडो और कैनिसा की मदद से बाकी सर्वाइवर्स को भी ढूंढ निकाला और सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिरकार ये लोग 72 दिनों तक इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा कैसे बच गए। इन सर्वाइवर्स ने जिंदा रहने के लिए जो काम किए थे एक आम इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। इस हादसे में मारे गए पैसेंजर्स का मेमोरियल आज भी उस पहाड़ पर मौजूद है जिसके नीचे ये सभी लोग दफन हैं। आशा है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर हमारा काम आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसान था पहले बंदर, इंसान था पहले